अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आप जो भी समझे, मगर मैं आपको बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में ये बता रही हूँ, वो एक वक्ती जज्बात था और मैं इसके ज़ेरे असर आ गई आपकी बातों में। वो नज़र झुकाकर बोली, नज़रें मिलाने का इसमें हौसला ही कहाँ था मुस्तफ़ा से। क्या कहा अभी तुमने दोबारा से कहना वक्ती जज्बात। मेरे जज्बात को आँच देकर मेरे दिल का सुकून धर्म भरम कर डाला, और अब जबकि मैंने तुम्हें मोहब्बत में बहुत आगे तक निकल गया तो तुम कह रही हो कि वो सब वक्ती जज्बात। क्या बात है सोहा, तुमने आज वाकई कमाल कर दिया। महबूब मुझसे ये कह रहा है कि वो एक वक्ती जज्बात। वाह वाह, इतनी बड़ी तुम कब से होगी। जब सोहा को मैं जानता हूँ वो तो बहुत मासूम थी। कहाँ है मेरी सोहा। वो गुस्से से जैसे अपना आपा खो बैठा और सोहा के शानों को सख्ती से थाम कर इसको बुरी तरह झंझोड़ा। अब तक वो बहुत नरमी से पेश आ रहा था, मगर सोहा ने जैसे इसके गुस्से को हवा दी। मैं भी कितना पागल हूँ, इतनी देर से एक संगदिल से अपने जज्बात और एहसासात बयां कर रहा था, जिन्हें एहसास ही नहीं कि इनके साथ कैसे गिले शिकवे की हैं। सोहा के चेहरे पर जैसे हवाइयाँ उड़ गई। मुस्तफा को खतरनाक तेवरात लिए अपनी तरफ बढ़ता देखकर, आप मेरे करीब मत आएं। खड़ाती आवाज़ में मुस्तफा को रोकना चाहा, जो खतरनाक हद तक खतरनाक हो रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अल्लाह मेरे साथ ही इतने बड़े फैसले में बड़े बड़े इम्तिहान मेरे मालिक। वो मुसलसल आधे घंटे से उल्टियाँ कर रही थी। इसको रात इस बात का इल्म हुआ कि वो उम्मीद से है। सारी रात इसकी आंख नहीं लगी। रात में कई दफ़ा इसको वॉमिट आने की वजह से उठना पड़ा और उमर भी परेशान था। सारी रात इसके साथ जागता रहा और हर तरह से इसने लाबा का ख्याल रखा और अपनी कोशिशें करती रही। कई दफ़ा इसने लाइबा से पूछा इसकी बिगड़ी हालत की क्या वजह है। रात में तो वो ये कहकर टाल गई कि शायद खाना हजम होने की वजह से, मगर जब अगले दिन एतवार होने की वजह से लाइबा की तबीयत में सुधार ना आया तो वो सही मानों में परेशान हुई। क्या हुआ तुम्हें, तुमने कुछ गलत तो नहीं खा लिया जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत। वो इसको वॉशरूम तक ले आया और लाइबा का सर बुरी तरह चकरा रहा था। इसकी खुद से चलने तक की हिम्मत ना थी। इसको सहारा देकर ले आया बेड तक। मसलसल उल्टियाँ करके इसका पूरा वजूद पसीने से भर गया। चलो लाइबा, डॉक्टर के पास चलते हैं। उमर इसके लिए पानी की बोतल खोलकर गिलास में डाल गया। चेहरे पर वाज़ेह लाइबा की परेशानी थी। डॉक्टर नहीं, मैं ठीक हूँ, वो लड़खड़ाते हुए लहजे में बोली। डॉक्टर का नाम सुनकर इसका चेहरा लट्ठे की मानी सफ़ेद पड़ गया। क्या हो गया लाइबा, क्यों बच्चों जैसी हरकत कर रही हो। यार तुम डॉक्टर से ऐसे डर रही हो जैसे कोई छोटा बच्चा डर रहा हो। उमर ने बहुत मोहब्बत भरी डांट पिलाई, मगर लाइबा क्या बताती। वो किसी को कुछ भी बताने के काबिल ही ना रही। इसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था जिस पर अमल करने का सोच रही थी। इसकी रूह अंदर तक काम गई। क्यों ज़िंदगी में इस तरह के इम्तिहान लेते हैं। कितना खुश रहने लगी थी वो, एक बार फिर तूफान आ गया। उमर, अगर तुम्हें पता चले कि मैं उम्मीद से हूँ तो शायद तुम मुझे कबूल ना करो। शादी तक तो बात ठीक थी, मैं समझती हूँ इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं, मगर किसी और की औलाद पालना और वो भी नाजायज़, अपना नाम देना, ठंडी आ भर कर रह गई। रात के खाने के बाद वो सीधा कमरे में आ गई और अंधेरा गप किए कमरे में न जाने कब से खुद से जंग लड़ रही थी। याद करने से भी भूलने से इसके जहन में ज़िंदगी में कभी किसी का दिल दुखाना या किसी की तकलीफ़ में जाने का वाक़या नहीं आ रहा था। वह थक चुकी थी खुद से लड़ते। क्या क्या ख्वाब ना सजाए थे इसने उमर के साथ ज़िंदगी गुजारने के, मगर किस्मत ने कैसा खेल खेला कि इसके साथ वो एक दफ़ा फिर से टूट गई। बेटियां फूल होती हैं, वो ना समझ गई। वो ना समझ होती हैं, मत भेजो इनको तन्हा अकेला बाहर, दरिंदे गात लगाए बैठे हैं। न समझी वो नादानी की बात कर बैठी, और वो नादानी इसके लिए ज़िंदगी भर का नासवार थी। सिर्फ़ और सिर्फ ज़रा सी बात की कोताही, इतनी थोड़ी सी नादानी हमारे लिए ज़िंदगी भर की तबाही हो जाती है। कभी अपनों की सूरत में तो कभी गैरों की सूरत में। अपनी मासूम कलियों को खुद की हिफाजत करो और बेजा आज़ादी देकर खुद अपना सर ना झुकाओ। उम्रा करने के बाद अगले ही दिन वो मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। 4 घंटे के सफ़र के बाद वो दोनों मदीना की हदूद में थे। अल ईमान रॉयल होटल में इनका 2 दिन का क़याम था और इसके बाद दुबई के लिए रवानगी। और बहुत ज़्यादा तवील नहीं था इनका प्रोग्राम, वजह सोहा की रुखसती और उमर का वलीमा। टोटल 7 दिन थे इनका पूरा ट्रिप, जिनमें से 4 से 5 मक्का मदीना और 2 दुबई के थे। और 2 दिन दुबई के। शफ़ा का रवैया हमज़ा के साथ बेहतर था, मगर हल्की हल्की सी तकल्लुफ़ की दीवार अब भी जान पूछने ना चाहते हुए भी दोनों के दरमियान हायल थी।
वो अब हमज़ा को एक सुलझा हुआ शख्स और नरम दिल इंसान के रुख में उभारना चाहती थी। हमज़ा मुसलसल अपनी प्यारी बातों और शरारतों से इसको मौम करने तक कोशिश करता रहता। वो दिल ही दिल में बहुत खुश और मुतमईन थी हमज़ा के अंदर पैदा हुई नई तब्दीलियों को। मदीने में 2 दिन का क़याम इन दोनों को ऐसे लगा जैसे 2 मिनट में गुजर गया। दोनों ने जल्द ही वापस आने का प्रोग्राम भी तरतीब दे डाला, वो भी पूरे महीने का। मगर मदीना और मक्का ऐसी जगह जहां आप जितना भी दिन गुजारे आपको लगता जैसे पलक में वक्त गुजर गया हो। दुबई पहुंचकर दोनों ने ही फ्रेश होकर नमाज अदा की, ज़ोहर की, और इसके बाद कुछ देर आराम करने के बाद घर से दोनों 1 से 1.5 घंटे के लिए कवील हुए। जान हमज़ा, अब उठो भी जाओ। क्या सारा वक्त सोकर ही गुजारने का इरादा है? वो शावर लेकर वॉशरूम से ताज़ा होकर सर को खुश करके टावल को गर्दन में डाले इसको जुगा रहा था। इसका प्रोग्राम ईशा की नमाज अदा करने के बाद दब मरीना जाने का था। मुझे अभी सोने दे। क्यों सोने दूँ? उठो फौरी, बहुत नींद आ रही है। वो वापस चेहरा तकिए में छुपा गई। सोच लो डियर वाइफ, फिर अच्छी तरह, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा उफ सोना तुम्हें रात को बारी ना पड़ जाए। मायनी खेर से कहा। वो जानकर काफ़ी ऊंची आवाज़ में शफा के कान के करीब जाकर बोला, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं जाग लूँगी। वो सोचे बगैर बोली, वाकई क्या आज की रात मेरे नाम लिख दोगी डियर? वो शौक हुआ। कह तो रही हूँ हाँ, अब क्या साइन करके दूँ? वो इसके ऊपर नींद में चढ़ी हुई थी। ग्रेट, मगर क्या है ना, मुझे अपनी वहम से उम्मीद ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्या पता अब बात से मुकर जाए। यार क्या है, मुझे सोने क्यों नहीं देते? वो इससे तकिया चेहरे निकाल कर बगादा कराई। आंखें नींद से बोझल थी, रेशमी बाल और कटावदार गुलाबी लब। वो बगैर पलके झपकाए इसका तकिया चला रहे थे। तो तुम ऐसे नहीं उठोगी? वो गिरजा। नहीं नहीं, जो करना है कर लो। ओके फुलझड़ी, ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। दिमाग में शरारत भरा ख्याल आया और अंदर शफा को टस से मस ना होने देखा। वो अब इस तरीके से इसको जगाने के लिए बिल्कुल तैयार था, जिसकी वजह से इसको 99% यकीन था कि वो तीर की तरह उठेगी। लबों पर शरीर से मुस्कुराहट और इसके ऊपर झुका गर्दन और सर से थाम कर इसको अपनी बाहों में लेकर थोड़ा सा बेड पर परे खिसक खुद इसकी जगह पर इसके बिल्कुल करीब बगैर कोई फासले की गुंजाइश छोड़े इसकी नाजुक सरापे को अपने बाजों के हलक में लिए दराज हो गया। क्या बेहूदगी है ये? वो गुस्से से बुलबुला उठी। बेहूदगी नहीं शाफी डियर, ये तो हलाल रोमांस है। हाँ जाओ अपने टाइप की किसी बंगाल रोमांस के पास। वो मुसलसल इसकी गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए हाथ मार रही थी। मेरे टाइप की अभी मैसर नहीं, इसके लिए मजबूरी में तुमसे काम चला रहा हूँ। हटो मेरे पास है। ठरकी इंसान शराफत से वो इसकी गिरफ्त में फड़फड़ाई। ठरकी भी कहती हो और शराफत भी कहती हो। मेरा ख्याल है आज ही बता दूँ मैं कितना ठरकी हूँ अपनी बीवी को। लहजा डियर माई। मैं नहीं, गुस्से में जुमला अधूरा छोड़ा। मैं उठ गई हूँ। बोला क्या करना है? चलना है? चलो यार, मुझे तंग तो मत करो। तुम तो उठ गई हो मगर मेरे तमाम हवास मदहोश हो गई हैं। वो शरारतों पर कमर कस चुका था। ये इस पूरे अरसे में पहली दफ़ा था जब वो अपने और इसके दरमियान की दूरियां नज़दीकियों में बदल रहा था, वरना शफा बेडरूम में जंगली बिल्ली की तरह इससे पेश आती। मगर इन सब में कसूर शफा का भी नहीं, इसने शफा को बहुत ठेस पहुँचाई थी। ये सब इसका रिएक्शन था, ये जो अच्छी तरह से जानता था। बहुत तकलीफ होती है जब वो शफा के दुखों को सोचता है, और वही तो कसूरवार था। इसने तो एक मासूम लड़की को उठा आंसू दिए थे। वो बहुत पेशमानी थी और अपनी एक एक गलती याद करके वो जैसे अपने आप को हर शब खूब मलामत कर सोता और खुदा से माफ़िया मांगता। मगर वो अब दिल में अहद कर चुका था वो इस लड़की को इतनी मोहब्बत देगा कि इसके साथ हुई तमाम ज़्यादतियाँ भूल जाए। कितनी पुरस्कून नींद सो रही थी मेरे जज्बात को बेदार करके। इसके बालों में अपना चेहरा छुपाकर सरगोश अंदाज में बोला। शफा ने बौखलाकर कमरे में एक तायराना नज़र डाली। रूम में लैम्प की मध्यम सी लाइट थी। पर्दे शीशे की खिड़कियों पर बिछड़े होने के बायस वो वक्त का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी। कमरे का माहौल इसको रात का पता दे रहा था। आप मुझे, वो अटक अटक के कहती। शदीद बौखलाहट और फितरती शर्मो हया से चूर थी। तमाम तेज़ी और तराजी हमज़ा की आँख देती कुर्बत से बलबला गई। नहीं, मैं तुम एक रूह दो कल। मोहतरमा अपनी बात की तस्दीक कर लो, कहते हुए मज़ीद शरारतों पर आमादा हुआ। शफा फटी फटी आंखों से खुद पर झुकी जसारतों पर कमर बस्ती बगैर शर्ट के इसके पास दराज हमज़ा खुद को देख रही थी। हमज़ा ने अपना चेहरा इसकी जुल्फ़ों की कैद से बड़ी मुश्किल से छुड़वाया था। थोड़ा ऊंचा होकर कोहनी के बल नीम दराज हुआ।
वह शफा के चेहरे को आंखों में नरम गरम जज्बात लिए तक रहा था। अगर इस शाम को हम दोनों मोहब्बत और दूसरे में उलझ कर गुजारें तो ये मस्तूर किन शाम अपने अंदर बहुत प्यारी यादों को कैद कर देगी। बस सिर्फ तुम्हारे सच्चे दिल से मुझे कबूल करने की देर है। ज़बरदस्ती मैं तुम पर अपनी ख्वाहिशात मसलत नहीं करना चाहता। वो जैसे मुकम्मल इसकी दिली आमादगी से दोबारा से नए रिश्ते की शुरुआत करना चाह रहा हो। वो खामोश थी, क्या कहती, किस तरह इकरार करती को इसको बहुत देर पहले ही माफ़ कर चुकी है। फितरती हया से चूर कानों की लू तक सुरख हो गई। लब थे कि कुछ भी कहने की खातिर से ग्रेस कर रही थी। वो शोहर था इसका और फिर भी कई दफ़ा इससे माफ़ी तलब कर चुका था। इस वक्त भी बगैर इसकी इजाज़त के अपना मग इस्तेमाल करने से खुद को पाबंद था। तमाम हुकूक के मालिक होने के वजूद भी यही बड़ी तब्दीली थी जो इस वक्त हमजा इसको नज़र आई, वरना कहाँ किसी के कहने पर चलने वाला शख्स माजी में इसके बाजू में कांच के पैकर मालूम हो रहा था। शफा को इसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। हमजा की आंखों की चमक इसको अपने साथ बांध दी। वक्त थमने लगा, ख्वाहिशात को जैसे इसने बेलगाम होने दिया। हमजा की आंखों की चमक इस पल बहुत खूबसूरत पैगाम लिए हुए थी। वह हिचकिचा के नजरें चुरा के इन बोलती आंखों पैगामात को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। इस शब फ़ज़ा में एक ख़ास किस्म का सहर तारी हुआ जो इन दोनों को एक दूसरे के इर्द गिर्द तारी महसूस हुआ। वो इसकी उड़ती गिरती पलकों को देखता मबूस है इसके इर्द गिर्द मज़ीद अपने हिस्से तंग करता चला गया। दोनों की धड़कनें एक तलस्सुम सा बरपा हुआ। क्या मुझे दिल से कबूल कर सकती हो शफा? क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? लहजा उम्मीद भरा, जैसे अपनी ज़िंदगी के लिए सांसें तलब कर रहा हो। मैंने आपको सच्चे दिल से माफ़ किया और ये सच है कि मेरे दिल में आपके लिए अब किसी किस्म की मैल नहीं रही और मैं आपको इसी दिन सच्चे दिल से कबूल कर चुकी थी जब मेरा निकाह आपसे हुआ, और मैंने इसी रोज़ आपको अपने दिलो जान से तस्लीम किया जब आपका नाम अपने तमाम हुकूक लिखे। वो बिगड़े तनफ़ुस से इतना ही कह सकी और लफ्ज़ थे गोया जैसे ज़ुबान से नलब तक का रिश्ता भूल बैठे हूँ। तो गोया मैं ये तुम्हारा इकरार समझूँ। तुम जानती हो शफा, वो इसके सर में अपनी उंगलियाँ चलाते हुए धीमे से बोला, मेरे दिल में सिर्फ एक ही चीज़ बहुत तकलीफ़ देती है और किसी फांस की तरह चुभती है। तुमने मुझे दिल से माफ़। बार बार इस एक लफ्ज़ की गर्दान मत करें। आपके इस तरह पेशमा होने से मुझे तकलीफ़ होती है। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल भूल जाएं। जो भी गुजर गया इसको भूल जाएं। हाल और मुस्तकबिल हमारे सामने हैं, बाहें फैलाए खड़े हैं। वो इसके लबों पर अपने नाजुक और मरमरी हाथ रख कर बोली, मैं तुमसे इकरार करता हूँ शफा कि मैं तुम्हें मोहब्बत में पूरा पूरा बिक चुका हूँ और मैंने तुम्हें बहुत खुश रखने और ज़हनी सुकून देने का खुद से वादा किया है। और मैं ये दावा नहीं करता, मगर मैं खुद से इस बात का अहद कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर इतनी खुशियाँ दूँगा और फिर खुशियाँ से तुम शर्माएगी। जानती हो आप मुझसे दिलो जान से मोहब्बत करने लगे हैं। और वह कहकर इसके सीने में सर छुपा गई। हमजा की आंखों में सिर्फ और सिर्फ अपने जज्बात की सच्चाई नजर आई और अपने कहे पर अमल करने का अज़म था। कितना खूबसूरत इकरार मोहब्बत था दोनों का, जिसमें किसी भी किस्म के कर्ब और इंतकाम बीच में नहीं आए। गम के बादल छुप गए थे। ज़िंदगी ने दोनों के इर्द गिर्द फूलों और खुशियों की बारिश को डाला। शफा के सब्र का सिला कुदरत ने किस कदर खूबसूरत दिया। सिर्फ थोड़ा सा सब्र इंसान की ज़िंदगी को जन्नत बना देता है। मत की वजह से औरत की आंखों में आया एक आंसू, सिर्फ और सिर्फ एक आंसू का हिसाब अल्लाह पाक ने इसके मर्द के सर के रखा है, जो इसके शौहर ने खुदा को ज़रूर देना है। हमजा ये सोच कर रह गया, आदम की कही ये बात इसके दिमाग में गर कर गई। वाकई औरत की आंख में आंसू, सिर्फ एक आंसू का बोझ इसके शौहर के लिए बारी से कर जीता है। वो पिछले कई घंटों से अस्पताल में कई ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। उमर पागलों की तरह ऑपरेशन थिएटर के बाहर इधर से उधर कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था। इसको समझ ही नहीं आया आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो लाइबा की हालत इस कदर बिगड़ी। वो इंतहा से ज़्यादा परेशान था। किसी भी किस्म जगाए बगैर घर में लाइबा को अस्पताल ले आया। फजर की नमाज से कुछ देर पहले ये इन दोनों का मामूल था कि फजर की नमाज के लिए उठना और फिर जॉगिंग करना। दिलो दिमाग इस कदर उलझा कि वो बस दीवाना और लाइबा को बाहों में उठाकर हॉस्पिटल ले आया। फजर के बाद जब लाइबा को उठाने के लिए झुका, काफ़ी देर तक ना उठी। जब वो ना जागे तो उमर को तशवीश लाहू की। इसने कई दफ़ा इसको उठाना चाहा मगर वो बेसुध रही। बस यही लम्हा जब उमर को किसी गड़बड़ का एहसास और वो किसी भी से भी मिले या बताए बगैर इसको हॉस्पिटल ले आया। कैसी है मेरी मिसेस डॉक्टर? आपकी वाइफ का हमने मैदा वॉश कर दिया मगर इन्होंने नशा आवर अद्वियात कुछ ज़्यादा ही तादाद में ले डाली, जिसकी वजह से इनकी कंडीशन इस कदर क्रिटिकल हुई कि वो ज़िंदगी और मौत की दीवार पर आ खड़ी हुई।
तो फिर डॉक्टर अब वो ठीक है ना मेरी वाइफ? हाँ वो अब ठीक है, मगर आई एम सॉरी हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। क्या मतलब? उमर को अपनी खुद की आवाज़ जैसे खाती से आई महसूस हुए। इसकी टांगें मजीद खड़ा होने की सकत ना थी, वजूद में जैसे जान निकली। जी आई एम सॉरी मगर शी इज़ प्रेग्नेंट, मैं ऐसा कुछ हूँ। शी इज़ प्रेग्नेंट, डॉक्टर कहकर आगे बढ़ गया जब उमर अपना सर थामकर कॉरिडोर में मौजूद कुर्सियों में से एक को थामकर बैठा। सर को अपने हाथों पर गिराए वो अदराबी अंदाज में उंगलियां बालों में फंसाए हुए जैसे जब्त के आखिरी मरहले पर था। ये वही जानता था किस तरह लाइबा को एडमिट करवाया हॉस्पिटल में। अपने एक असर शुरू रखने वाले दोस्त को इत्मीनान में लेकर इसने पुलिस केस बनने से रोका, वरना अस्पताल की इंतजामिया सीधा सीधा पुलिस केस बना देती। वो खुद भी हैरान, लाइबा तो अब अपने साथ हुए इस दर्दनाक हादसे से खुद को काफ़ी हद तक निकाल चुकी थी, भूल रही थी ऐसा ऐसा वो इस खौफनाक याद को। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतना कदम उठा गई? वो अब डॉक्टर ने जैसे तमाम उलझी गिरें खोल दी। हकीकत इसके सामने आ गई। काश तुम मुझ पर इत्मीनान कर कर तो देखती। इतना कमज़ोर नहीं हूँ मैं लाइबा जितना तुमने मुझे समझ लिया। बच्चे तो फूल होते हैं और इन सब में इस मासूम नन्ही जान का क्या कसूर? वो तो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं और तुमने इसी को। लाइबा तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? उमर का दिमाग बिल्कुल सून था और इसकी अपनी समाइतें जैसे यकीन नहीं आ रहा था। आने वाला बच्चा सिर्फ तुम्हारा और मेरा कहलाता, मैं इसको कभी भी खुद से अलग नहीं समझता। आखिर वो तुम्हारी कोख से जमना था। मैं इसको वैसे ही प्यार करता जैसा एक बाप एक औलाद को पकड़ता। तो तुम इस बात से इनकार ही करती हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? हाँ मैं अलानिया कहती हूँ कि वो एक वक्ती जज्बा था। वो कदम पीछे लेती बेखौफी से बोली, जबकि अंदर से इसका दिल बुरी तरह से सहमा। अपनी मोहब्बत को खो देने का दिल इसको अंदर तक ढस गया। वो बेबस हुई। हमजा इसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला और वाही शख्स था जिसने इसको मोहब्बत के असल मायनों से आशना करवाया। वो जानती थी वो भी बिल्कुल इसकी तरह इस वक्त बिखरा है जैसे वह सांसें ले रहा हो, मगर रूह तो जैसे मुस्तफ़ा की रूह के साथ इसका हाथ थामकर आसमानों में इटखलियाँ करती इसके वजूद से परवास कर चुकी हो। दोनों हाथों की दीवार वार मुस्तफ़ा ने सोहा को अपने मजबूत हाथों में यकलक जगड़ा और दीवार से लगाया, ऐसे जैसे वो इसका रास्ता बिल्कुल फरार का बंद कर चुका हो। और मैं ये बात तुम्हें अपनी मुकम्मल होशो हवास में कहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। आंखों में आग के शोले भड़क रहे थे, लहजा हद दर्जा तंदो तेज़ी था इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेशक रास्ते मुश्किल ही सही, मगर अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन है, क्योंकि वही तो है जो हमारी खामोश इल्तिजाओं को जान लेता है। ये मैं जानता हूँ। और वो बहुत मजबूत लहजे में कह रहा था। खुदा पे यकीन कामिल और इरादे की पुख्ती इसके हर अंदाजे से जाहिर हो रही थी। झलक रही थी न जाने कि वो मुस्तफ़ा की कही बात सुनकर अंदर तक पुरसकून होगी। तुम्हें खौफ और वहम जैसे जाग की तरह में उड़ा के फुट हो गए। नामो निशान तक न रहा, किसी भी डर का कोई खौफ तक बाकी ना रहा सोहा के दिल में। तो बस फिर जिसका भरोसा अल्लाह हो इसकी मंजिल कामयाबी है। सोहा का लहजा अब बहुत एतमाद था। वो अब भी इसके इर्द गिर्द दीवार पर हाथ का घेरा तंग किए फरारी के तमाम रास्ते बंद थे। सोहा की बात पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट इसके लबों का अहाता किए, मगर इंसान को भी कोशिश करनी चाहिए सोहा डियर। वो शेर तो तुमने सुना ही होगा, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नम भी जहन्नम भी। अगर कोशिश नहीं करेंगे, खुदा से दुआएं नहीं मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, तो फिर कैसे सब आसान होगा? अगर फरियाद नहीं करेंगे तो अपने रब से तो बंदा रास्ता खोलना मुश्किल होता है। आप अपनी सी कोशिश कर कर देखते हैं। मैं अपने मामले और मोहब्बत का असूल अपने रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ती हूँ। वे बेबाकी से इसकी आंखों में देखती हुई बोली, कहीं से भी नहीं लगता था कि वो छोटी सी सूरा जिसको कल तक मुस्तफ़ा से बात तक करने का फ़न नहीं था, हैरत हुई सोहा मुझे तुम्हारे तंज़-तख़ाब पर। तुम बहुत कम उम्र हो, कैसे इतनी गहरी बातें कर लेती हो? बिलाशुबा मुझ जैसे शख्स को भी तुम कायल कर सकने का हुनर रखती हो। मुस्तफ़ा की आंखों में चमक उभरी। वो इसके एक एक नुस्खूश को अपनी आंखों में बसा गया। बस वक्त और हालात बहुत बड़े उस्ताद है मुस्तफ़ा। उम्र से आपकी सोच का तल्लुक नहीं, कड़वा वक्त आपकी सोच और आपकी उम्र से बहुत ही बड़ा होता है। वो छोटी सी लड़की अपने अंदर किस कदर गहरी थी मामला फहमी से, अब वो इस बिगड़ी सूरत हाल को संभालने तक की दुआ करती थी। आंखों से टप टप अश्क मुसलसल रवां थे सोहा के, जैसे अब आंसू पर इख्तियार नामुमकिन था। आपका फ़ोन मुसलसल बज रहा है, प्लीज़ रिसीव कर लें, हो सकता है बहुत ज़रूरी बात करना चाह रहा हो कोई। वो बेदर्दी से अपने हाथ की पूँछ से आंसू पोंछने लगी और लहजा बेहद बुझा बुझा। मुस्तफ़ा ने एक नज़र इसको देखा और फिर पैंट की जेब से फ़ोन निकाला। हाँ क्यों नहीं, बस अब इनकी ज़रूरत नहीं, माजरत कर दो इनसे। मुस्तफ़ा का दोस्त काफ़ी देर से फ़ोन कर रहा था, मगर मुस्तफ़ा जैसे इर्द गिर्द से बेगाना था। इसका दोस्त काजी साहब को लेकर आ चुका था और होटल की लॉबी में बैठा
اس کے محکم کا منتظر تھا۔ سوہا بس خاموشی سے اس کو سن رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم نے ہی تو قاضی صاحب کو لانے کا کہا تھا۔ امجد کو تعجب ہوا۔ ہاں کہا تھا، مگر بس یہ سمجھ لو کہ اب سے قسمت کا کھیل شروع ہونے کو ہے۔ اس سے آگے وہ بغیر کچھ بھی سننے کا فون کاٹ چکا تھا، اور پھر بہت آہستہ سے اس نے متاع حیات کے ہاتھوں کو اپنی گرفت سے آزاد کیا، اور مصطفیٰ کے ہاتھوں کی انگلیاں سوہا کلائیوں میں پیوست کا نشان تھیں، یا شاید عمر بھر کی نشانگی۔ مصطفیٰ نے 2 بجے کے قریب دن کے رحمان صاحب کے گھر کے سامنے گاڑی روکی، اور مسلسل گیز آوی سے روحا کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ وہ گھر واپس لوٹی ضرور تھی، مگر بہت پرسکون، یہ سوچ کر کہ اگر مصطفیٰ اس کی قسمت میں ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح اللہ کے حکم سے ضرور ملے گا۔ خدا حافظ۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بہت آہستہ سے نم لہجے میں بولی، الوداع مت کہو، میں جانتا ہوں تم نے اپنے دل اللہ تعالیٰ کے آگے کھول دیا ہے، وہ مجھے ضرور میری محبت تک پہنچائیں گے، میں جانتا ہوں وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ فجر کی پیغانسی کو آج تیسرا منتھ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ ارمغان سب کچھ بلائے بس اسی کا خیال رکھنے میں مصروف تھا۔ گھر کا ایک فرد اس کا سائے کی طرح خیال رکھتا، غزل نے تو گویا اس کی ہتھیلی کا چھالا بنا ڈالا۔ دوسری طرف دادی اس کو اپنے پروں میں سمیٹ اپنے لاڈے مرحوم بیٹے اور بہو کی آخری نشانی مان کے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ حماد صاحب روزانہ صدقہ اور خیرات کرتے نظر اتارتے، پلیز مان جائیے نا، میرا دل بہت خراب ہو رہا ہے، طبیعت بھی اب بہتر نہیں ہے میری، کسی وقت بھی ہاسپٹل۔ وہ کہتے ہوئے خاموش ہوگی۔ فطرتی حیا نے نظر جھکانے پر مجبور کیا۔ تو یار کوئی بہت سارے دن کے لیے تھوڑی نہ جا رہا ہوں، بس 2 دن میں واپس آ جاؤں گا، اور اگر تمہاری طبیعت ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوئی تو مجھے کال کر دینا، شہر سے فوری بھاگا آ جاؤں گا۔ وہ بس اس کی پیشانی کو سلایا۔ فجر پہلے اور بھی خوبصورت ہوگی، جیسے جیسے پیروں تلے جنت نزدیک آ رہی تھی گویا وہ نکھرتی چلے گی۔ ارمغان کو لگ رہا تھا وہ حوروں کا سا حسن چڑھا رہی ہو، یا پھر شاید یہ مرحلہ ہی ایسا تھا جو ایک مرد باپ کے رتبے پر فائز ہونے لگتا ہے تو وہ اپنی اہلیہ کو دنیا کی سب سے حسین عورت سمجھتا ہے۔ وہ سوچ چکی تھی اس کے بازو پر سر رکھ کر، جبکہ ارمغان آنے والے دنوں کے بارے میں سوچتے سوچتے حسین خواب سجا گیا۔ کیا ہے نعمان، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ میں ناراض ہوں آپ سے۔ یہ تو غلط بات ہے، آپ اکیلے جا رہے ہیں اور مجھے لے کر نہیں جا رہے۔ بابا اور بھائی سے بھی ملنے کا کتنا دل تھا، اور وہ اس کا ہینڈ کیئر تیاری کرتے ہوئے خفا خفا سے بولی، بیٹا ہم تمہاری دادی کے ساتھ پڑوسی گاؤں جا رہے ہیں، ہماری بہت ہی عزیز بیٹی کی شادی ہے، تم اپنا خیال رکھنا، اور زیادہ دیر نہیں لگائیں گے، بس 2 سے 3 گھنٹے واپس آ جائیں گے۔ 1 گھنٹے بعد غزل اس کے کمرے میں آئی اور اس کو اپنی روانگی کا بتا کر چند گھنٹے کے لیے خیال رکھنے کا کہہ کر چلی گئی۔ ساتھ ہی ایک ملازمہ کو بھی کہہ دیا اس کی دیکھ بھال کے لیے، اسے سکون کا سانس لینے کے لیے، تو گویا وہ کچھ دیر کے لیے گھر میں سکون سے رہ سکتی تھی، ورنہ جب سے وہ سب گھر والوں کو اس کی اصلیت پتہ چلی، وہ نہ جانے کن اندیشوں کا سوچ کر کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ خوف زدہ رہتی ہر پل چہرے سے خوشی جیسے روٹ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ سکون بس چند منٹوں کا ہے۔ وہ چہل پہل قدمی کرنے کے غرض سے کمرے سے باہر نکلی، ابھی وہ راہداری سے گزر کر لان میں پہنچی جب نہ جانے اس کو کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ یکایک پیچھے گھوم کر دیکھنے لگی، جہاں حماد صاحب اس سے چند ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑے روز اول کی طرح بالکل اس جیسے تنترانہ حقارت آنکھوں میں لیے موجود تھے۔ وہ آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ تم بیٹا یہاں کیوں ہو؟ تمہیں آرام کرنا چاہیے، تمہارا آرام کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر یہ تمہارے آرام کے دن ہیں۔ لہجہ عجیب چھپا ہوا اور معنی خیز تھا۔ آپ گئے نہیں؟ وہ ذرا سہمی اور قدم پیچھے لینے لگی۔ خطرے کی گھنٹی جیسے اس کے دماغ میں بج اٹھی تھی۔ نہیں میں نہیں گیا، جانا تو تھا، مگر پھر سوچا کہ کہیں میری بھتیجی اور میری بہو اکیلی نہ رہ جائے، یا پھر کوئی حادثہ ہی نہ پیش آ جائے، کچھ ہو نہ جائے۔ لہجے میں بہت چبھن تھی۔ تندو ترو لہجہ فجر کو اندر تک ہلا گیا۔ وہ لرزا اٹھی۔ حماد صاحب کا یہ روپ دیکھ کر وہ اتنے عرصے سے نیک اور پارسائی کا چوگا اوڑھے نظر آ رہے تھے، یا پھر کوئی گہرا راز تھا جو صرف وہ جانتی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے قدم لینے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، بس اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، وہ خشک ہوئے لبوں پر زبان پھیر کر لبوں کو تر کر کے بولی۔ اس وقت جو جس حال میں تھی بھاگنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ تمہیں اپنے اماں ابا اور بھائیوں کی یاد تو بہت آتی ہوگی نا بیٹا؟ جی۔ وہ شدید خوفزدہ ہوئی۔ تو کیا خیال ہے تمہیں ان کے پاس پہنچا دیا جائے؟ تمہارا دل کر رہا ہے ان سے ملنے کو؟ وہ گہرے لہجے میں کہتے چند ہی قدم میں فجر تک پہنچے۔ حماد صاحب چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے سہمی فجر تک پہنچے اور اس کو بالوں کر الٹے ہاتھوں سے اپنی مٹھی میں قطع رقمی سے جگڑ کر
दूसरे हाथ से खींचकर नरमी नाजुक चेहरे पर जोरदार चटाक की और थप्पड़ मार डाला। फजर इस अवतार के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थी। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी हमाद अपनी बेड़िए नुमा चेहरे इस कदर जल्दी दिखा देगा। वो तो यही समझती थी जब तक इसके वजूद में इन लोगों की अमानतें हैं तब तक वो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बेज़मीर शख्स किसी का नहीं हो सकता, वो इसकी औलाद हो या औलाद की भी औलाद या फिर इसके सगे खूनी रिश्ते, चाहे भाई के रूप में हो या बच्चों के। फजर को लगा जैसे वो आज चुप नहीं रह सकेगी अपने तय, वो हमाद की तबीयत साफ कर देगी। मगर वो नहीं जानती थी इसका हशर क्या होने वाला है। स्टे अवे फ्रॉम मी, आई नो योर रियलिटी वेरी वेल। दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हारी असलियत अच्छे से जानती हूँ। मैं डर गया हूँ, तुमने मुझे डरा ही दिया लड़की, हमाद साहब ने ड्रामाई अंदाज में कहते फजर का तमसखाना मजाक उड़ाया और इसके बालों को अपनी मुट्ठी में बदवर्दी से जगड़ दिया। फजर की हालत ज़मीन पर बुरी तरह घसीटने की वजह से जा बजा वजूद पर लड़कने से गैर रही। शदीद किस्म की तकलीफ़ इसको अपने कमर के इर्द गिर्द महसूस हुई और ठेस सी उठी। मुझको डॉक्टर के पास ले जाए, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे फौरी हस्पताल जाना है। वो पूरी तरह से बच्चे की विलादत पर होने वाली मुतवाक़िया दर्द से तड़प उठी। इस वक्त इसको अपनी जान से ज़्यादा अपने अंदर पलने वाली मासूम सी ज़िंदगी की फ़िक्र थी जो किसी वक्त इस दुनिया में आने वाली थी। मगर ऐसा लग रहा था तमाम खुशियाँ, तमाम बहारें मलमलाहट होने को थीं। फजर अपने बालों को बेदर्दी से जगड़े हमाद के आगे हाथ जोड़कर बोली, रहम करो मुझ पर, अगर तुझे पे रहम खाया तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। तो बताने के काबिल रहेगी तब है ना, सफाकी से कहते हुए बोली। वो सिसकियाँ बरते बुरी मुश्किल से ये लफ्ज़ अदा कर गई। शाम तक तेरा कफन दफन भी करवा दूंगा, धूमधाम से फ़िक्र क्यों करती है? इससे मज़ीद तो मेरा नहीं ख्याल तुझे कुछ और समझना पड़ेगा। वैसे भी तू खुद को बहुत अक्लमंद समझती है और शायद दिल की बजाय इंसान नहीं, दरिंदा नहीं। वो अब भी इसके फर्श पर पूरे तरह से घसीटता खाने के अंदर मौजूद एक बड़ी अंधेरी गप जगह पर ले गया। घसीटने की वजह से कई चोटें इसके पूरे वजूद को दर्द से मज़ीद दरा कर गईं और वो तड़प उठी। वजूद से रूह फना होने लगी। इसकी किस्मत अच्छी कि इस वक्त हवेली के एक ख़ास वफादार मुलाजिम के साथ फार्म हाउस के बाहर चीज़ें लेने गई हुई थी। अगर अरमगान होते फार्म हाउस में तो इसके साथ जाती, मगर आइन टाइम पर हमाद ने अरमगान को जाने से ये कहकर रोक लिया कि तुम्हारी छोटी खाला नाराज़ हो गई हैं। अगर तुम इसकी बेटी को देखने ना गए तो अरमगान बच्चों का दीवाना नन्ही गुड़िया को देखने की चाह में इसके साथ फार्म हाउस जाने से इनकार कर गया। इसकी चीखें आँख को देखकर बुलंद हो रही थी। फार्म हाउस का जला हुआ स्ट्रक्चर इसके सामने आ गया। वो बुरी तरह चिल्ला उठी, बूढ़े मुलाजिम की गोद में मचलती रही, ज़ोरदार कितारें रो रही थी। चलो बेटा, अब यहाँ रहना ठीक नहीं, हवेली चलो तुम मेरे साथ। बूढ़ा मुलाजिम कमर इसको हवेली तक ले पहुंचा, मगर अभी इसने हवेली का बड़ा सहन अबूर ही नहीं किया जब इसकी बीवी यकदम क्वार्टर से निकली और इसको खींचने के अंदाज में वापस अपने क्वार्टर में ले गई। कहाँ थे तुम इतने वक्त से? तुम्हें पता है हमाद कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं? मेरा कितना बुरा हाल है तुम्हें पता है? दाऊद साहब और आयशा बीबी समेत बच्चे सब जल। ये तुम्हारे साथ अनाया बेटा कैसे? इसकी चलती ज़ुबान को यकदम ब्रेक लगा क्योंकि गदर में मौजूद बच्ची कोई और नहीं, आना थी। कमर की बीवी सराया का हैरत और बेयकीनी से बुरा हाल। वो ये बीबी तुम्हारे साथ क्या कर रही है? ये तो मर गई है ना? वो परेशानी में उल्टा सीधा बोल गई, मगर कमर इसकी बात समझ चुका था और बहुत आहिस्ता से बोला, हाँ मैं बताना भूल गया क्योंकि दाऊद साहब ने मोहलत ही नहीं दी और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। दाऊद को याद करके मुलाजिम की आंखें एक दफ़ा फिर नम हुई। मुझसे पूछा था हमाद साहब ने तुम्हारी बाबत, तुम इनसे कह देना कि तुम गांव गए थे और अपनी बाई के पास तबीयत ठीक नहीं थी। मैं झूठ नहीं बोलती, तुझे पता है, मगर चूँकि मैं खुद भी नहीं जानती कि तुम कहाँ हो। लेकिन हमाद साहब का गुस्सा देखकर न जाने कैसे मेरी ये बात मुंह से निकल गई और मैंने झूठ कह दिया। हो सकता है इसमें कोई खुदा की मसलत हो। कमर ने दूसरा साफा सर पर बांधा। अब तुम जाओ और जाकर हमाद साहब को हाजिर दो और यही कहना कि बाया के पास गाँव गए थे। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं जाता हूँ और ये सो रही है, इसको सोने देना, उठाना नहीं। तबीयत ठीक नहीं है, बेचारी बच्ची रो रो के हलकान हो गई है। बेचारी बच्ची, ये गम का पहाड़ तो कितना बड़ा टूटा इस पर। कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े वो खटखटा रहा कि अंदर जाने को ही था जब अंदर से आती आवाज़ों ने होने वाली गुफ्तगू जैसे इसके कदम रोक दिए। खेल हुआ ख़त्म, खस कम जहाँ पाक। मैंने अपने रास्ते में आने वाले किसी भी दीवार को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। हाँ यही मैं सोच रहा हूँ कि 4 लोगों की लाशें मिली, मगर एक लाश अभी भी नहीं मिली।
خیر فارم ہاؤس کا جو حال ہے، اس کے بعد چاروں لوگوں کی ڈیڈ بوڈیز بھی ملنا بہت حیرانگی کی بات ہے۔ اور رہی بات آخری، تو ہو سکتا ہے ہماری چھوٹی سی بھتیجی کی ہو جو کہ نہ ملی ہو، وہ تھی بھی تو ڈاں پانسی ایسی جل کے خاک ہو گئی ہو۔ ہاں بھائی، جشن مناؤ، کیوں نہیں منائیں گے؟ تم نے ہمارا اتنا بڑا کام جو کیا، میرے بھائی کے خاندان کو ختم کرنا، کوئی احسان کام تھوڑی نہ ہے، تمہیں اس کا معاوضہ ضرور ملے گا، تم پریشان نہ ہو۔ بے ہنگم کی آواز کہکا بلند ہوا اور حماد صاحب کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ باہر کھڑے ملازمہ کی طرف متوجہ ہوتے، قمر بغیر اس کے کمرے کا دروازہ بچائے باہر سے ہٹ گیا۔ اس کی ہمایاں اڑ گئی۔ وہ سارا سمے اپنے کوارٹر کی طرف بھاگا اور کہیں اس کی بیوی عنایا بیٹی کو حویلی کے اندر ہی نہ لے جائے اور فجر کی جان کو ایک دفعہ پھر سے سولی پر نہ چڑھا دے۔ وہ ایک حادثہ نہیں بلکہ سوچی سمجھی ساری تھی، مگر قمر کے دل میں سوال ابھی بھی ایک گوند، آخر کیوں تھا؟ حماد صاحب نے کیوں اپنے بھائی کو منو مٹی تلے دبا دیا؟ کیوں اس کے خاندان کو نیز تیز کر دیا؟ مگر ان سب باتوں کا جواب اس کے پاس نہ تھا، اور یہ شاید اب وقت سوال کا جواب دیتا۔ وہ شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ کا ایسا کرنا کہ اس روز داؤد صاحب نے ڈرائیور کو بھی اپنے ساتھ نہ لیا اور اس کو اشارہ کر کے کہا، تم ساتھ چلو۔ گھر میں سب کو یہی پتہ ہے کہ داؤد خود ڈرائیو کر کے فارم ہاؤس جا رہا ہے، اور قمر ان ملازم میں سے ہے جنہوں نے داؤد اور حماد کو پالا پوسا۔ داؤد سے ان کی محبت مثالی تھی، وہ بہت وفادار تھا۔ اپنے مالک کے لیے داؤد کا کہا آنکھ بند کر کے سننا تھا۔ بہت پیار سے اپنے مالک کو داؤد بابا کہا کرتے تھے۔ وہ جلدی جلدی بھاگتا ہوا کوارٹر گیا اور اپنی بیوی کو تمام تر قصہ سنایا، اور ان کا جیسے حال اس کی بیوی کا بھی ہوا، اور وہ بھی افسوس کے مارے جیسے بول ہی نہ سکی۔ عنایا عظمیٰ قمر کی بیٹی کا ہاتھ پکڑے کچن کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ان دونوں کی باتیں سن چکی تھی۔ ساتھ ہی 10 سال کی بچی کوئی نہ سمجھ بچی نہیں ہوتی، اور اس کو اتنی عقل تھی کہ تمیز تھی کہ وہ آنچ بیچ حالات کی خرابی کو سمجھ سکے۔ بابا کی بتائی ہوئی اپنی بیوی کو ایک ایک بات وہ سن کر ایک دفعہ پھر اپنا آپا کھو بیٹھی، اور چیخنے کو تھی جب بابا اور اس کی بیگم نے زبردستی اس کو خاموش کروایا۔ بیٹا، تمہاری بھی جان جا سکتی ہے، تم خاموش رہو۔ عظمیٰ نے بھی اس کو اسی انداز میں بہت کچھ سمجھایا۔ وہ سمجھی یا نہیں سمجھی، مگر خاموش ضرور ہوئی۔ اب کیا کرنا ہے؟ کچھ حل نکالو جلد از جلد، ہم عنایا کو زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتے۔ اگر حماد صاحب کے یہ ہاتھ لگ گئی تو پھر ان کا بھی وہی حال ہوگا۔ سرایہ کا خوف کے مارے برا حال تھا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس آیات کو بچا لینا چاہتے تھے۔ میری تو خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ قمر اپنے کوارٹر سے باہر جھانک رہا تھا۔ گھر میں مہمانوں کا تناب بن چکا تھا۔ لوگ جنازے میں شرکت کے لیے آ پہنچے۔ یکدم وہ چونکا اور بغیر کچھ کہے بھاگتا ہوا کسی بہت خاص بندے کو پہچان کر اس تک جا پہنچا۔ وہ پہچان گیا، آنے والا شخص داؤد کا بہترین دوست اور بچپن کا ساتھی تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ قمر بابا اور اس کو اشارہ کنائیوں میں بہت کچھ سمجھا کر خاموشی سے بغیر حویلی کے اندر جائے دیے اور اپنے کوارٹر میں لے گئے، اور اس کو ایک ایک بات کہہ ڈالی۔ یہ سب کیسے اور اب کیا ہوگا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ملازم پریشان تھا، رو رہا تھا۔ اپنے مالک کی دردناک موت اس کو بلا ہی نہیں جا رہی تھی۔ داؤد کی آخری نشانی، جس کو وہ کسی طور بھی کھونا نہیں چاہتا تھا، محفوظ ہاتھوں میں سونپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو ایک ہی حال آیا کہ میں عنایا کو لے کر جا رہا ہوں اپنے ساتھ، اور عنایا مر گئی داؤد اور اس کی بیوی اور بچوں کے ساتھ۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا، بس یہ اب ہماری بیٹی ہے فجر، مگر اندر ہی اندر ہوں جیسے وہ پل ہی پل مر رہی تھی، تمام سچ کو جانتی تھی۔ آگ سے ڈرنا اور لوگوں سے خوف زدہ ہونا اس کی عادت میں تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑھتی گئی ویسے ویسے اس کے اندر خوف بیٹھ گیا، مگر خوف کے ساتھ ساتھ ایک جنون تھا اس کے دل میں۔ وہ جانتی تھی کہ آخر اس کے ماں باپ کا کیا قصور تھا، وہ ان کو مٹی تلے کیسے دبا سکتے تھے۔ حماد صاحب فجر کو تہہ خانے کے بالکل آخری سرے پر بنے چھوٹے سے اسٹور نما جگہ پر لے گئے۔ اس جگہ فجر کو پوری امید تھی کہ کوئی بھی اس کو بچانے کے لیے ہرگز نہیں پہنچے گا۔ کیا تمہیں پتہ ہے تمہارے ماں باپ اور بھائیوں کی موت کا حادثہ نہیں تھی؟ میرے خیال سے وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اور شاید نہیں، یقیناً تمہاری بھی۔ اور وہ زمین کے بیری فجر کے ارد گرد چکر کاٹتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ فجر کی ساری حساسیتیں یکدم الرٹ ہوئیں۔ یہ سچ جاننے کے لیے وہ آج تک زندہ تھی۔ فجر خاموش رہی۔ اس وقت وہ صرف سننا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کیوں اس کے ماں باپ اور بھائی کو مارا۔ جانتی تو تم ہوگی کہ بہت اچھی طرح، اس لیے تو تم حویلی تک آئی، مگر تم نے اپنے آپ کو اتنا خوش قسمت اور ہوشیار کیسے سمجھ لیا؟ تم شاید یہ بھول گئی کہ تمہارا واسطہ بھی تمہارے سگے تایا سے پڑا ہے، اور وہ اس کا چہرہ بے دردی کا مظاہرے کی حد تک کرتے ہوئے تھوڑا سا پکڑ کر اونچا کر کے وحشت سی بھری آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے بولی، تمہیں تو میں اسی روز پہچان گیا جب تم حویلی آئی۔
تمہارے بائیں رخسار پر جو برتھ مارک ہے نا وہ تمہارا دشمن ثابت ہوا، کیونکہ تم کو بہو اپنے ماں باپ کا مکسچر ہو، تم بخوب اپنے ماں باپ کا مکسچر ہو۔ بس پھر کیا، میں نے تمہاری معلومات کرائی اور اگلے ہی روز پھر جو معلومات میرے سامنے آئی، جو ایڈریس تمہارے گھر والوں کے تحفے پہنچانے کے لیے ارمغان نے ڈرائیور کو دیا، وہ مزید کام آیا، کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے گھر والوں کو شگن کے تحائف پہنچانے کا۔ میرا اصل مقصد تو تمہارے گھر والوں کا پتہ جاننا تھا۔ بچہ جیسے تمہارے بنے ہوئے جال میں پھنستا چلا گیا اور ویسے ہی خاموشی سے میری بچائی گئی غزل اور اماں کے پہنچنے سے پہلے ہی میرے بندے نے تمہارے گھر والوں کو غائب کر دیا، اور تمہاری دادی اور ساس کے سامنے میرے اسی بندے نے بیچ بدل ڈرائیور اور ان دونوں کو یہ ظاہر کیا جیسے وہ بھوتیا بنگلہ ہو اور 37 سال سے بند پڑا ہو۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد میری اماں جان تم سے کافی کھچی چیزیں رہنے لگی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ تم وہ نہیں ہو جو تم نظر آتی ہو، مگر میرے بچھائے ہوئے جال کا ستیانہ اس وقت ہوا جب تمہارے حاملہ ہونے کی خبر حویلی کے دور دیوار میں گونجی اور سب بہت خوش ہوئے۔ میری اماں جان اور بیوی بھی وہ باتیں بھول گئی جو میں نے شک کا بیج بویا تھا، اور وہ اس وقت بہت اشتعال میں آ گیا جس روز تم نے یہ خوشخبری سنائی۔ میرا دل چاہا تمہیں اس وقت آگ لگا کر اس دنیا سے تمہارے ماں باپ کے پاس رخصت کر دوں، مگر پھر میں نے پوری پلاننگ کے تحت بساط بچھائی اور جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہوا۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، نہ تم یہاں آتی اور نہ ہی تمہارا یہ حال ہوتا۔ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، اس وقت تو تمہارا تھا۔ تم آئی اور خود میرے لیے کھودے ہوئے گڈھے میں گر گئی، اور تم جانتی ہو تمہارے وہ نقلی ماں اور ابا کہاں ہیں؟ کیا تم نے ان کے ساتھ کیا کیا بتاؤ مجھے؟ وہ بذاتی انداز میں کہتی، نہ جانے خود میں کتنی ہمت پیدا کر کے بولی، تھوڑا سا اٹھ بیٹھی تھی اور حماد صاحب کے پیروں سے جھنجھوڑ کر بولی، وہیں جہاں تمہارے اماں اور بائی موجود ہیں، وہ دونوں بھی ان کے ساتھ شامل ہو کے شام کی چائے آسمانوں میں نوش فرما رہے ہیں۔ تم نے؟ مگر ولیمے والے دن تو میرے ایسی بات ہوئی تھی، ان سے بات ہوئی تھی، وہ جیسے خود سے گویا ہوئی۔ بجا فرمایا تمہاری بات ہوئی، بالکل ہوئی ان دونوں سے، مگر میرے آدمی کے سامنے ہوئی، اور وہیں بس آخری سانس تھی جو ان دونوں نے تمہارے فون آنے اور بند کرنے تک لی۔ وہ اپنی بات کہہ کر فجر کے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ فجر تو جیسے وجود میں سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ ان دونوں معصوموں کا کیا قصور؟ ان کو تم نے کیوں؟ وہ جیسے اب خود چاہتی تھی کہ اس کی زندگی کا چراغ بجھ جائے اور اس کی جان سے عزیز بس وہی تو وہ رشتہ تھا جو وہ ختم ہو گیا۔ مت بھولو، جب تک تمہارے خدا نے رسی دراز کر رکھی ہے، جب تک تم خواب عیشی کرو گے، فرعون کی طرح زندگی گزار رہے ہو، مگر یاد رکھنا جس دن میرے اللہ نے تمہاری رسی کھینچی، اس دن تمہارا کیا حال ہوگا۔ وہ چیخی تھی اور اپنی پوری طاقت صرف کر کے وہ اپنی بات آخرکار کہہ ہی گئی، جبکہ چھوٹی سی بات کو کہنے میں فجر کی جان آدھی سے زیادہ نکل گئی۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ حماد نے اس کے پیٹ پر بہت زور سے لات رسید کی، اس کو لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ پیٹ پکڑ کر بری طرح تڑپتی بیٹھی زندگی اور موت کے درمیان بیچ میں لٹک رہی تھی۔ پوچھو گی نہیں تمہارے باپ کو کیوں مارا میں نے؟ بتاؤ مجھے کیوں مارا تم نے؟ وہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال رہی تھی، ورنہ اس وقت جو اس کی حالت تھی وہ اچھی طرح یہ بات جان گئی تھی کہ وقت بہت کم ہے اس کے پاس، کسی بھی وقت موت کا فرشتہ آتا ہوگا۔ وہ نڈال سی فرش پر گری، در سے تڑپی۔ فجر بے ہوش نہیں ہوئی، مگر اتنی ہمت نہ تھی اٹھ کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے اور اپنے سامنے کھڑا شخص اور اس مکروہ شخص کا منہ توڑ سکے۔ جسم نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، مگر حواس اب بھی برقرار تھے۔ کیا قصور تھا میرے ماں باپ کا؟ وہ ٹوٹے پھوٹے بے ربط الفاظوں میں بولی۔ تکلیف پورے وجود میں پھیل رہی تھی۔ وہ جس راز کو جاننے کے لیے اس حویلی میں آئی، وہ حماد صاحب کو ان کے انجام تک پہنچنے کو تھا۔ وہ راز جس کے تحت اس کے ماں باپ اس کو تنہا چھوڑ گئے، فجر کی زندگی کا اولین مقصد تھا، مگر وہ یہ تو نہ کر سکی کیونکہ حماد جیسا شاطر آدمی اس کو اس کے جال میں پھنسا گیا تھا۔ تو سنو، وہ شاید اب تک اس لیے زندہ تھی تاکہ وہ راز تو جان لیتی، اس کے بعد بھلے ہی زندگی کی دوڑ ٹوٹ جاتی۔ زندگی کے اتنے برس اس نے اس سوچ میں گزار دی کہ آخر کیا وجہ تھی جو حماد صاحب نے اس کے ماں باپ کو مار دیا اور اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی کو بھی نہ چھوڑا، پورا ہنستا کھیلتا خاندان ختم۔ تو پھر سنو، تمہارے دادا یعنی میرے اور دادا کے والد صاحب نے تمہارے ماں باپ کے مرنے سے پہلے کچھ سال پہلے بڑا بھائی اور بھائی ہونے کے حساب سے ایک وصیت مجھے دی، جس میں میرا اور داؤد کا آدھا آدھا حصہ تھا۔ میری بدقسمتی یہ کہ میں نے جس شخص کے ساتھ اپنا نیا کاروبار شروع کیا، وہ شخص اور میں، ہم دونوں کا سارا روپیہ کاروبار میں ڈوب گیا،
और अब्बा जी को पैसा डूबने वाली बात इसलिए ना बताई क्योंकि वो सिरे से ही हक में ना थे कि मेरा अलग से कारोबार हो। बस फिर क्या था, मेरे पास एक ही टका तक ना बचा। और फिर मेरा इसी दोस्त जिसके साथ मैंने बिजनेस किया, इसी के साथ प्लान तरतीब दिया और फिर वही हुआ जो मैं चाहता था। दाऊद रहा ही नहीं और ना ही इसकी औलाद। इस लिहाज से वो पूरी जायदाद जो अब्बा जी ने इसके हिस्से में लिखी थी वो मेरे हिस्से में आई। मगर तुम्हारे आने से यानी दाऊद की औलाद के ज़िंदा बचने से वो सारी की सारी जायदाद अब तुम्हारी होगी कानून के मुताबिक। और जो मेरा दोस्त था इस खेल में शामिल, इसको खुदा का करना ऐसा हुआ कि मैं ऊपर पहुंचा, एक दिन वो खुद ही ट्रक के नीचे आकर मर गया और किसी हिसाबी तमाम हुआ। और बस एक आखिरी बाब खुला रह गया जिसको मुझे बंद करना था। वो नीम बेहोशी फर्श पर लेटी फजर की तरह मायनी फेजी से देखते हुए जेब में मौजूद पिस्टल निकाल कर बोले और बगैर वक्त ज़ाया किए पिस्टल को लोड किया। ठा और चंद ही लम्हों में ठा करके गोली चली। आप मुझसे नाराज़ हैं? वो उमर के हाथों से नवाला लेते हुए बगैर इसकी तरफ देखे नज़र झुकाए शर्मिंदा से बोली। उमर इसको इस वक्त ईशा की नमाज के बाद रात का खाना खिला रहा था। अस्पताल से घर आए इसको तकरीबन 12 घंटे का वक्त हो चुका था और उमर इसका हर तरह ख्याल रख रहा था। इसको यही कोशिश थी कि वो लैबा के सारे काम खुद करे, किसी मुलाजमा के ऊपर ना छोड़े। अपने कीमती वक्त बहुत मुश्किल से वो टाइम निकाल कर हर वक्त कोशिश करता कि लैबा का ख्याल करे। वो बिल्कुल खामोश था, लैबा से बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था और यही एक चीज़ थी लैबा को अंदर ही अंदर खा रही थी। क्या मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? वो रो देने को थी। बेहतर है कि तुम खाना जल्दी खाओ। इस सवाल का जवाब मांगने से पहले तुम्हें शर्म से डूब से मर जाना चाहिए। इस कलेजा हर किस्म के अरायात से आरी था, चेहरे पर खनकी तारी थी। वो अब दूसरा नवाला बनाने के बाद इसको खामखा नज़रों से देखते हुए बोला, तुम बेहतर जानती हो ये गुनाह है जो तुमने अनजाने में नहीं बल्कि अपने मुकम्मल होशो हवास में किया। इसका दिल पिघलने लगा लैबा की आंखों से टप टप गिरते मोतियों को देखकर, मगर फिर यकदम इसको इस नन्ही मासूम जान का ख्याल आया। उमर, आप मेरी भी तो सुनिए। क्या सुनूं मैं तुम्हारी? बस एक कसूर बता दो मुझे इस मासूम जान का, मैं माफ़ कर दूंगा तुम्हें, मगर मुझे कसूर बताओ जिसकी वजह से तुमने इसको दुनिया में आने नहीं दिया। वो तंदुर लहजे में कहता लैबा को मज़ीद सहमा गया। ये ज़रूरी था? क्यों ज़रूरी था? अगर ज़रूरी था तो बताओ मुझे। वो इस पर बुरी तरह से गरजा। अभी आपको मेरा ये फ़ैसला गलत लग रहा है, मगर मैं आपके ऊपर कैसे किसी और का गुनाह मसलत कर सकती हूँ? वो इसका मजबूत हाथ थाम कर रहम तलब निगाहों से बोली, मगर उमर तो जैसे इस वक्त अपने गुस्से पर काबू ही नहीं कर पाया। झटके से अपना हाथ लैबा के हाथ से खींच लेने के अंदाज में जुदा किया। उमर, आप? वो बाकायदा सिसकियाँ भर रही थी। उमर का सर्द रवैया इसकी जान लेने को था। शादी के बाद जिस शख्स को मोहब्बत निछावर करते देखा, आज वो पहली दफ़ा इस पर बुरी तरह से गुस्से से गरज रहा था। वो जानती थी वो इस वक्त इसके लिए फ़िक्रमंद है और इसी की वजह से इस कदर इश्तियाल है। लैबा की पूरी कोशिश थी वो उमर का गुस्सा नरमी से ठंडा कर सके, मगर उमर जैसे वक्त गुजार रहा था इसको मज़ीद सहमा रहा था। उमर का कती लहजा लैबा को वहशत में मुबतला कर गया। एक मासूम की जान ली तुमने, मासूम भी वो जिसे इस दुनिया में आया ही नहीं। वो वजूद में पंप रहा था, सांस ले रहा था। हाँ, मगर वो नहीं जानता इससे जीने का हक इसकी माँ ने ही छीन लेना है, वो भी दुनिया में आँख खोलने से पहले। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप मेरी जगह खुद को एक दफ़ा सोच कर देखिए। आपको मेरी ये छोटी सी गलती फिर इतनी बड़ी हरगिज़ नहीं लगेगी। क्या कहा? छोटी सी गलती? यह छोटी सी गलती कत्ल के ज़िम्मे में आती है लैबा? किस दुनिया में आप? वो बुरी तरह से इसको मज़ीद तपा गई। लैबा उमर के इस तरह से कहने पर मज़ीद शर्म से पानी पानी हुई। इसका बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फट जाए और समा जाए। आज शायद उमर खामोश होने के मूड में ना था। तुमने लम्हे तक नहीं लगाया इसकी ज़िंदगी का चिराग गुल करने में, और इसको इतनी तक मोहलत नहीं दी कि वो दुनिया में आकर आँख खोल सके। तुम कैसी माँ हो? उमर ने गुस्से में उठाकर शीशे का गिलास ज़मीन पर मारा। गिलास फर्श करके कड़क चिकना चूर हुआ। उमर, वो नाजायज़ था। लैबा, शट अप, जस्ट शट अप, शट योर माउथ। इसको इस वक्त लैबा से हमदर्दी बिल्कुल भी महसूस ना हुई। वो मेरा और तुम्हारा बच्चा था, बस मेरा और तुम्हारा। लैबा इसको देख कर आएगी कितना अजीम शख्स था। अभी भी इसके और लैबा के दरमियान ऐसे तल्लुक ना बना था। इससे एक दरिंदे नुमा शख्स की औलाद को अपनी औलाद कह गया। जानती हो लैबा, मेरे नज़दीक तुम गुनाहगार हो। तुमने बड़ा गुनाह किया। प्लीज़ उमर, क्या मुझे माफ़ी नहीं मिल सकती? मुझे माफ़ कर दे लैबा। मेरी बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगो। मुझसे माफ़ी मत मांगो। मैं अपने खुदा की एक अदना सा बंदा हूँ।
اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری گود زندگی بھر کے لیے خالی رہ جائے۔ عمر ایسا تو مت کہیں۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے بری طرح سے سسک اٹھی عمر کے اس سنگ دل انداز پر۔ اگر جو مجھے ذرا سا بھی علم ہوا کہ تمہاری خرابی طبیعت کی وجہ یہ ہے تو خدا کی قسم میں اس بچے کو دنیا میں لانے کے لیے اگر تمہیں زنجیروں سے بھی باندھ کر رکھنا پڑتا تو وہ بھی کرتا، کیونکہ بچے پھول ہوتے ہیں، فرشتوں کی طرح ہر گناہ سے پاک، بس نور ہی نور ہوتا ہے، ان کو جائز اور ناجائز کہنے والے ہم گناہ گار لوگ ہیں۔ عمر بے شک میرا گناہ معافی کے قابل نہیں، مگر میں اس قدر سنگ دل نہیں ہوں کہ آپ کی گود میں کسی اور کا گناہ ڈال دوں۔ وہ اب بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی، اتنا عمر کے سمجھانے کے باوجود بھی۔ سوچ رہی ہو جو اس کا دل و دماغ اس کو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا، یا شاید وہ وقت کا تقاضا تھا جو اس سے ریئیکٹ کر رہی تھی، مگر اس لمحے جو شخص اس کے سامنے بیٹھا تھا وہ کسی طور بھی اس کی بات سننے کو راضی نہ تھا۔ کاش لائبہ، کاش تم ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ مجھ پر اعتماد کر دیتی، مگر شاید تم نے مجھے اور مردوں کی طرح سمجھا ہے اور جانا جو خود غرض اور انتہائی درجے کے سطحی سوچ کے مالک ہیں۔ یاد رکھنا آئندہ اچھی طرح یہ بات کہ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں۔ میرے دماغ میں تو اچھی اس وقت بھی یہی خیال نہیں آیا جس بچے کا تم نے چراغ گل کیا وہ میرا نہیں ہے۔ جب ڈاکٹر نے آ کر مجھے بتایا میں اپنا بچہ کھو چکا ہوں تو تمہارا سوسائڈ کا اٹیمپٹ کی وجہ سے، تو تم جانتی ہو جب مجھے خبر ملی مجھے ایسا لگا مطلب میرے جسم سے تم نے روح کھینچ لی ہو، تم نے میری اولاد کو ختم کر دیا، اور تم کہتی ہو وہ میری اولاد نہیں تھی۔ وہ جیسے اب تھک چکا تھا، سر دونوں ہاتھوں میں گرائے اپنے بالوں کو بے دردی سے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں بوجھ چکا تھا۔ میں قدر کرتی ہوں عمر آپ کے خیالات کی، بہت شکریہ تمہاری ایسی قدر کا، بھرپور طنزیہ نظروں سے کہا گیا۔ وہ دروازہ کھول کے باہر جانے ہی والا تھا جب لائبہ بغیر فرش پر بکھرے کانچ، ٹوٹے کانچ کی پرواہ کیے اس تک پہنچی اور اس کے سینے سے زور و قطار ہو کر رونے لگی۔ گولی چلی تھی مگر فجر کے اوپر نہیں بلکہ حماد کے اوپر حماد صاحب درد سے کرا اٹھے اور لڑکھڑا کے منہ کے بل گرے۔ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں حماد؟ آپ اپنے بھائی اور میرے پیارے عزیز ازل جاں بھائیوں سے بڑھ کے مجھے عزیز میرے دیور کے خاندان کو کیسے ختم کر دیا آپ نے؟ غزل چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی اصلاح سے مزید گارڈز کے ساتھ موجود تھی، اور قمر کا بیٹا چونکہ گارڈز بن گیا تھا بڑے ہونے کے بعد حویلی کا، اس لیے حماد صاحب کی ہر ایک اصلیت سے واقفیت رکھتا تھا، اور یہ گولی اسی کی بندوق سے چلی جو حماد صاحب کی ایک ٹانگ کے اندر لگی۔ فجر کو فرش پر بے ہوش پڑا دیکھ کر وہ اندھا دھند اس کی طرف بھاگی اور اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ غزل کو ملازمانہ عظمیٰ جو کہ ملازم قمر کی بیٹی تھی، اس نے فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ عظمیٰ کو فجر کا خیال رکھنے کے لیے کل وقتی مقرر کر دے گا۔ تم نے مجھے مارا، اپنے شوہر کو، تم نے مجھے اوپر گولی چلائی، اپنے شوہر کے اوپر، حماد صاحب کراہتے ہوئے بولے اور درد سے زمین پر پڑے رہے۔ بس نہیں چلا، اگر گولی نہ لگتی تو غزل کی گدی سے دبوچ کر اس کا سر پھاڑ دیتی۔ اللہ نہ کرے میں کبھی اپنے ہاتھوں کو ناپاک کروں اس انسان کی جان کے دشمن بننے سے۔ تم اپنے عزیز رشتوں کو زندگیاں چھین لی، تمہیں احساس تک نہیں ہے۔ اور میں بھول کیسے گئی، تمہیں احساس کیسے ہوگا، تم تو دولت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہو۔ وہ روتے ہوئے داڑھی تھی، فجر کی حالت دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تم نے اپنی قبر کو خود آگ کا ایندھن بنایا، اب تم پچھتاؤ گے ساری عمر۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی اور اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا اپنی شوہر کی شکل آئندہ زندگی میں کبھی نہ دیکھے۔ صحیح کہہ رہے ہیں ماما بابا، شکریہ اماں آپ کا جو آپ نے مجھے ابھی رستے ہی میں فون کر دیا۔ دونوں ماں بیٹے حواس باختہ ہوئے فجر کے اوپر جھکے اور اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فجر بالکل ہوش خراب سے بیگانہ فرش پر گری ہوئی تھی۔ ارمغان نے اس کو ایک جھٹکے سے اٹھا کر اپنے بازو میں بھرا اور بغیر کچھ کہے اپنے باپ کے چہرے پر حقارت کی نظر ڈالے اس کو لے گیا۔ سنبھالیں اب آپ یہ سب دولت، مگر یاد رکھے گا اگر جو میری بیوی بچے کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، آپ کا انجام میرے ہاتھوں ہوگا عن قریب۔ وہ تندو تیز لہجے میں کہتا فجر کو اپنے بازو میں بھر کر اسپتال تک لے آیا۔ حماد صاحب کے گولی لگے پیر پر اس کو کوئی پرواہ ہی نہ تھی، اس کے نزدیک تو یہ سب کچھ کرامت تھی۔ ایک منٹ ملکانی بی بی جی، میں آپ کو ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں، مگر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ احمد نے ارمغان اور فجر کے پیچھے قدم بڑھاتی ہسپتال جانے کے لیے ان دونوں کے ساتھ غزل کو روکا۔ کہو احمد بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایک سچ آپ اور بھی نہیں جانتی مالکن صاحبہ، قمر کا بیٹا گارمان آہستہ آہستہ بولا۔ وہ کیونکہ ہمیشہ حماد کے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے اور اس کا راز خاص بندہ تھا، حماد کے ہر ایک غلط اور صحیح فعل سے واقفیت رکھتا تھا۔
मगर ये किसी और को भी नहीं पता था कि वो एक मिशन पर है। मिशन भी वो इसके बाप ने इसको सौंपा था ताकि हमाद को बेनकाब कर सके। आयशा और दाऊद को इंसाफ दिलाना अहमद ने अपना जुनून बना लिया और बहुत राजदार होशियारी से वो हमाद साहब के करीब हुआ करता था। क्या अहमद बेटा, क्या तुम ये सच कह रहे हो? मेरे इन गुनाहगार कानों को सुनने के लिए अपने शोहर नामदाद कोई और उम्दा और आला कारनामे भी हैं बेटा क्या? गज़ल ने निडाल होकर कहा। बंद करो अपना मुंह, तुम्हें तो मैं देख लूँगा। हमाद साहब पैर में गोली लगने के बावजूद अब भी अपना ख़ास और मगरूराना अंदाज नहीं बोले। ज़रूर आप मुझे देख लेंगे, मगर इससे पहले आपको हवालात देखना होगा, वो तल्खी से कहता वापस गज़ल की तरफ मुतवज्जा हुआ। हमाद साहब ने फजर बीबी को पास पोस कर बड़ा करने वाले बाबा और भाई को भी मार दिया। क्या मतलब? वो भी? गज़ल को लगा जैसे अब बहुत से राज बाकी है जिससे पर्दा उठना है। इनके लबों से बहुत मुश्किल से ये चंद अल्फाज अदा हुए, बोलने की सख्त अब भी बाकी ना रही। जी मालकन साहब, वो भी जब आप दोनों इन शगुन के लिए इनके घर पहुंचे तब इनको हमाद साहब ने ही वहीं से उठवा लिया और गायब करवा दिया और फजर बीवी को मशकूक समझे किसी ने मारा इनको। तुमने? गज़ल को लगा जैसे अब वो खुद पर मज़ीद काबू नहीं पा सकती। जी हाँ मैंने, मगर सिर्फ हमाद साहब की नज़र में वो मर चुके हैं, लेकिन वो ज़िंदा हैं आज भी। शुक्र अल्लाह का। तो बेटा वो कहाँ हैं और फिर किधर हैं? वो मैंने इनको गायब कर दिया, गांव से बहुत दूर कराची शहर एबटाबाद रवाना कर दिया ताकि हमाद साहब की नज़रों ना आ सके और हमाद साहब को यही लगा कि मैंने इनको मार दिया। अल्लाह तुम्हें खुश रहे मेरे बच्चे, तुम बहुत बेहतरीन मर्द हो। अल्लाह तुम्हारे दिल में हमेशा अपने बंदों के लिए रहम और डाले। आमीन सुम आमीन। फजर के बाबा और बाई का सुनकर गज़ल के दिल में सुकून पैदा हुआ, जिसे बहुत हल्की फुल्की हुई। हमज़ा, मुझे नहीं बैठना बोट में, प्लीज़ ऐसा करे वापस चलते हैं। हमज़ा का मजबूती से हाथ पकड़ते हुए वो सिर्फ मुस्तकिल एक ही बात की लट लगाए हुए थी। वो दोनों इस वक्त दुबई से डेरा दबी बोट में बैठकर जाने को थे, मगर शफा काफ़ी खौफज़दा नज़र आ रही थी। गहरे पानी को देखकर वो कतई इनकारी करती बोट में बैठने से। हमज़ा ने इसको बोटिंग कराने का इसलिए सोचा, थोड़ी देर बहुत आउटिंग भी हो जाएगी और फिर वो डेरा में जाकर अच्छा सा डिनर भी करेंगे। पहले तो बड़े आराम से तैयार होगी, मगर जैसे इन लोगों ने बोट में जाने के लिए फ्लोर पर कदम रखा, शफा पानी पर तैरना हो फ्लोर देखकर शदीद खौफज़दा हुई। वो अब बोट में उतरने से इनकारी कर रही थी। यार तुम तो ना बस अब हो ही डरपोक किस किस्म की लड़की हो, नहीं तो मजबूरन मुझे तुम्हारा मुंह फिर किसी और तरीके से बंद करवा कर बोट के अंदर लाना पड़ेगा। सोच लो, जाना है अब, फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो तुम कहोगी मुझे मंजूर होगा। इर्द गिर्द खड़े लोग इन दोनों के लम्हे भर को मुतवज्जा होकर वापस अपने अपने राह को हुए। इसका गुस्सा अदू था। बेहूदगी और छछोरा पाई तो आपने PhD कर रखी है। चंद घंटों के कब्र वाला प्यार मोहब्बत इस वक्त नो बहाता जोड़े में कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा था। तो चलिए फिर इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लास्ट पार्ट शूट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।